हेलो साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। यानी इस पोएम को साथियों वाल्ट विटमैन साहब ने इसे कंपोज किया है। इस पोएम के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। इस पोएम का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसको हम पहले आपको बताते हैं, सुनिएगा साथियों। यहाँ जो कहना चाह रहे हैं, कवि कह रहे हैं वाल्ट विटमैन, यानी जो वाल्ट विटमैन की यह कविता कवि और बारिश के बीच संवाद प्रस्तुत करती है। कविता बारिश की चक्रीय गति को प्रस्तुत करती है। बारिश को खुद का वर्णन करने के लिए मानवीकृत किया गया है। वह खुद का वर्णन करती है कि वह क्या है और वह पृथ्वी और मनुष्य पर क्या आशीर्वाद बरसाती है। यह साथियों इसकी जो परिचय इंट्रोडक्शन रहा है। इसकी हम थीम को अब समझते हैं साथियों। यह कविता कवि और बारिश के बीच बातचीत के रूप में लिखी गई है। इसमें बारिश के महत्व का वर्णन किया गया है, जो धरती को जीवन देती है और सभी जीवों का पोषण करती है साथियों। यह इसकी थीम रही थी साथियों। इसकी हम राइमिंग स्कीम को समझते हैं साथियों। राइमिंग स्कीम क्या है? यहाँ जो कवि हैं वो कहना चाह रहे हैं, कहना देयर इज नो राइम स्कीम नॉर डू द लाइन्स स्टे ऑफ द सेम लेंथ। यानी इसमें कोई तुकबंदी नहीं है और ना ही पंक्तियां एक ही लंबाई की हैं। नेक्स्ट लाइनों में कहना चाह रहे हैं, ऑल्दो ईच फ्रेज इज जस्ट इनफ टू बी रीड इन वन ब्रीथ। कह रहे हैं यद्यपि प्रत्येक वाक्यांश एक सांस से पढ़ने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट लाइनों में कहना चाह रहे हैं कवि, कह रहे हैं द वॉइस ऑफ द रेन डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक फॉर्म राइम स्कीम और मीटर इट इज रिटन इन फ्री वर्स। द वॉइस ऑफ द रेन किसी विशिष्ट रूप या तुक योजना या मीटर का पालन नहीं करती है। यह मुक्त छंद में लिखा गया है। यह साथियों मैंने आपको राइमिंग स्कीम को बताया, इसके इंट्रोडक्शन और थीम को बताया। अब साथियों हम इस पोएम की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और हमारी बात को अच्छे से समझिएगा। आप इस पोएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों का जवाब इजीली दे पाएंगे और हम आपको साथ ही साथ इसकी पोटी डिवाइस और डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बताते रहेंगे। आप अच्छे से अपने नोटबुक्स में इन वर्डों का मीनिंग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ जो साथियों दिया गया है, फर्स्ट जो लाइन है, जिसमें जो कवि कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं एंड हु आर्ट दो। कह रहे हैं मैं तुम कौन हो। कह रहे हैं सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। शॉवर यहाँ यानी बौछार या फव्वारा, वर्षा से जो रिलेटेड होता है उसके लिए यानी यहाँ वर्ड का यूज किया गया है साथियों। तो कहना चाह रहे हैं मैंने हल्की सी गिरती हुई वर्षा से पूछा। ये फर्स्ट लाइन थी साथियों। अब इसकी सेकंड लाइन देखते हैं। कह रहे हैं विच स्टैंड्स टू टेल गेव मी आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। यह कहना अजीब है कि इससे मुझे एक उत्तर मिला जिसका अनुवाद इस प्रकार है। अब जो इसकी थर्ड लाइन है साथियों उसको समझिएगा। कहना आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सैड द वॉइस ऑफ द रेन। यानी मैं धरती की कविता हूँ, वर्षा की आवाज ना कहा, यानी वर्षा की आवाज ने ना कहा। यहाँ दिया गया है कि जो नेक्स्ट जो फोर्थ जो स्टेंजा की जो लाइन है, इसमें जो कह रहा है साथियों पोएट, कह रहा है एटर्नल। एटर्नल का मतलब शाश्वत अनंत आदि होता है साथियों। कह रहा है आई राज क्या है, कह रहा है इम्पैल्पेबल का यानी इम्पैल्पेबल का मतलब जो होता है यानी स्पर्शनीय नहीं या अमूर्त या स्पर्श इंद्रिय द्वारा अनुभव ना किए जा सकने योग्य, उसको हम क्या कहते हैं साथियों, इम्पैल्पेबल कहते हैं। कह रहे हैं आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। कह रहे हैं मैं शाश्वत हूँ, भूमि और अथाय समुद्र से अगोचर रूप में उभरता हूँ। यह साथियों इसका फर्स्ट स्टेंजा था। साथियों यहाँ जो फर्स्ट स्टेंजा में जो राइमिंग यानी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है उसको समझिएगा। यहाँ साथियों जो फर्स्ट जो दिया गया है यहाँ पर हमारे पास, यानी कहना आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सैड द वॉइस ऑफ द रेन। इनमें साथियों पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है?
क्या द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, आई जो नॉन ह्यूमन को क्या करता है, उसकी विशेषता को एज आ पर्सन की तरह मान लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं साथियों, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इन लाइनों में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया था। आगे जो आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, इन लाइनों में साथियों, इस लाइन में जो मेटाफर का यूज किया गया है, कह रहे हैं एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जो क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है दो थिंग्स के बीच, उसे हम क्या मेटाफर कहते हैं साथियों। आगे जो लाइनों में साथियों यूज किया गया है सॉफ्ट फॉलिंग सोवर, यानी यहाँ जो सोवर का सॉफ्ट फॉलिंग सोवर में साथियों इमेजिनरी का यूज किया गया है, क्या है विजुअल, ठीक है, क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, जो क्या होता है विजुअल डिस्क्रिप्शन होता है, वर्णन होता है ऑफ समथिंग है किसी भी चीज का, किसी वस्तु का, उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। अगले साथियों यहाँ बॉटमलेस में साथियों हाइपरबोल का यूज किया गया है, जो क्या स्टेटमेंट्स को दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या किया है बॉटमलेस का। नेक्स्ट यानी जो पूरे साथियों यानी सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर, इनमें साथियों यानी इन्वर्जन का यूज किया गया है। इन्वर्जन क्या होता है, आ पर्सनल ऑफ पोजीशन ऑर्डर फॉर्म और रिलेशनशिप, इसमें साथियों क्या किसका यूज किया गया है, इन्वर्जन का। इसमें हमने साथियों यानी डिफिकल्ट वर्ड को समझा, यानी पोएम की जो टेक्स्ट की जो लाइन थी उनका हिंदी में मतलब समझा हमने। यहाँ से साथियों पोएटिक डिवाइस को समझा। अब नेक्स्ट स्टेंजा को हम समझते हैं साथियों जो स्टेंजा की जो अगली लाइन है उनको हम समझते हैं। का अपवर्ड टू हेवन once vaguely formed altogether changed and yet the same। इन लाइनों का जो मतलब है साथियों सुनिएगा, क्या ऊपर वर्ग की ओर जहाँ से, यानी वंश का मतलब जहाँ से होता है साथियों, ऑलगरी का मतलब जो होता है, वैगली का मतलब जो होता है थोड़ा, कह रहे हैं ऊपर वर्ग की ओर जहाँ से अस्पष्ट रूप से निर्मित पूर्णता परिवर्तित तथा फिर भी भई। नेक्स्ट लाइन द डिसेंट, यहाँ जो डिसेंट का मतलब साथियों उतरना होता है। टू लैब द नाइट ड्रॉट, यहाँ जो ड्रॉट का मतलब साथियों होता है सूखा होता है। एटोमिक यानी एटोमिस, जो एटोमिस का मतलब यहाँ साथियों जो होता है परमाणु का डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोबल। इन लाइनों का मतलब है साथियों और पृथ्वी के सूखे परमाणुओं धूल की परतों को धोने के लिए नीचे उतरता हूँ। नेक्स्ट लाइन and all that in them without me were seeds only latent। latent का मतलब साथियों यहाँ अव्यक्त होता है, कह अपवर्ण, कह रहे हैं यहाँ जो बोला गया है, कह रहे हैं और मेरे बिना उसमें जो कुछ था वह केवल बीज था अव्यक्त अजन्मा। and forever by day and night I give back life to my own origin। और कवि जो कहना चाह रहा है, कह रहे हैं और हमेशा के लिए दिन और रात में अपने मूल को जीवन लौटाता हूँ। साथियों ये सेकंड स्टेंजा को हमने इसकी हिंदी को समझा। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है लास्ट उसको हम समझते हैं साथियों जो लास्ट स्टेंजा है उसको आप समझिएगा। कह रहे हैं एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, कह रहे हैं और उसे पवित्र और सुंदर बनाओ। For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering। गति के लिए अपने जन्म स्थान से जारी पूर्ति के बाद भटकना। कह रैग्ड और अनरैग्ड डूली विद लव रिटर्न। कहना याद किया हो या नहीं किया गया हो प्रेम के साथ लौटता है। साथियों यहाँ जो कुछ वर्डों के मीनिंग हैं आप इनको समझ लीजिएगा। कहीं इम्पैल्पेबल का मतलब है यहाँ साथियों, और यहाँ साथियों लैब का और एटोमिस का और लेटेंट का, इनका मतलब जो यहाँ दिया गया है साथियों इनको आप समझ लीजिएगा। अब साथियों मैं आपको इस लाइन के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, हमने यहाँ से पोएटिक डिवाइस को और लाइन को अच्छे से समझा हम साथियों। अब आपको इसकी जो समरी है वो आपको हिंदी में हम बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा। यहाँ साथियों जो कवि है वो कहना चाह रहा है, कवि बारिश से बात करता है, उससे उसकी पहचान के बारे में पूछता है और बारिश ने उसके
सवाल का अजीबो गरीब जवाब दिया। उसने जवाब दिया, मैं धरती की कविता हूँ। यह अपनी पहचान का वर्णन काव्य पंक्तियों के माध्यम से करता है, जो एक ऐसे अस्तित्व के विचार की सुंदरता को दर्शाता है, जो बताता है कि धरती उसकी मदद में कैसे काम करती है। यह धरती है और गहरी समुद्र से यानी स्वर्ग की ओर यात्रा करते समय मनुष्यों और अन्य जीवन रूपों का अमूर्त प्रतीत होता है और अपना रूप बदलकर बादलों का रूप ले लेता है, जो आकार बदल सकते हैं फिर भी यह अपने मूल में एक ही रहता है। फिर यह छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरती पर वापस आती है, जो धूल के साथ बह जाती है और सूखे से ग्रस्त सूखी जमीन को फिर से बहाल कर देती है। इसके कारण ना पौधा को नया जीवन मिलता है, इसलिए यह सतत चक्रीय जीवन शैली सुनिश्चित करती है कि बारिश अपने मूल स्थान पर वापस लौट आए। बारिश की कहानी सुनने के बाद कवि को एहसास होता है कि उसका जीवन किसी भी गति जैसा ही है और गति गीत जो है का जन्म स्थान कवि का हृदय है। जब गीत पूरा हो जाता है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता है। यात्रा करते समय वह बदल सकता है या वहीं रह सकता है, लेकिन एक दिन वह श्रोताओं के भी पूरे प्यार के साथ कवि के पास लौट आता है। ये साथियों इसकी समरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा, यानी वीडियो के जो कंटेंट होगा उसको अच्छे से समझा होगा और जो मैंने आपको की पॉइंट और मीनिंग और डिपोटिव डिवाइस को बताया उसको नोट डाउन किया होगा। इस आशा के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगामी जो एग्जाम है उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। थैंक यू साथियों।